ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, हम कल वायु तत्व पर चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये वायु तत्व उत्पन्न कैसे हुआ, इसके विषय में हम भगवान महर्षि ब्रह्मा जी एवं महर्षि भृगु जी महाराज के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत आश्वेधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 42 श्लोक संख्या 19, ये गीता प्रेस का है। उसमें महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, द्वितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्रुता स्पृष्टव्यम अधिभूतं च विद्युत तत्राधिदैवतम्। महर्षि भृगु महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व अध्याय 183 श्लोक 10, 11, 12, 13 में लिखते हैं, तस्माच्च सलिलोपीडात् उदतिष्ठति मारुतः यथा भाजनमच्छिद्रं निःशब्दमिव लक्ष्यते तच्चाम्भसा पूर्यमाणं सशब्दं कुरुते नीलः यथा सलिल संरुद्धे नवसोन्ते निरंतरे भित्त्वार्णवतलं वायु समुत्पतति घोषवान् स एष चरते वायु रणवोत्पीड संभवः आकाशस्थानमासाद्य प्रशांतिं नाधिगच्छति। इन दोनों एक बहुत बड़े वैज्ञानिकों, वैदिक वैज्ञानिकों, ऋषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। अध्यात्म विज्ञान और पदार्थ विज्ञान दोनों में एक बहुत बड़ी विशेषज्ञता उनको प्राप्त होती थी। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को समाधि अवस्था में जाना करते थे, समाधि में। तो यहाँ इन ऋषियों के अनुसार आकाश के पश्चात वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, और इसी समय हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, उसके एक इंद्रिय त्वक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, उसकी भी उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने आकाश तत्व के प्रकरण में कहा था कि कान के अंदर एक श्रोत्र इंद्रिय भी होती है, कान में, मस्तिष्क में, और श्रोत्र इंद्रिय मन और मस्तिष्क के बीच में काम करती है, करण का काम है, साधन का काम है। वैसा ही स्पर्श करने में भी सभी ये संपूर्ण चमड़ी में, और जहाँ से मस्तिष्क स्पर्श का अनुभव करता है, वहाँ त्वग इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय व्याप्त होती है। वैसे शरीर मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें अधिकार पूर्वक नहीं बता सकूंगा, परंतु हाँ इतना कि स्पर्श में एक साधन, मन और मस्तिष्क के बीच में जो साधन है वो स्पर्श इंद्रिय है, सूक्ष्म रश्मियों रूप, जो स्थूल शरीर का भाग नहीं है बल्कि सूक्ष्म शरीर का भाग है,
जिस समय ये वायु तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात वैक्यूम एनर्जी जिसको कह सकते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि वैक्यूम एनर्जी क्या है। जब पता लगेगा और जब वो बताएंगे कि वैक्यूम एनर्जी का ये स्वरूप है, उसके ये कंटेंट्स हैं, उसकी ये प्रॉपर्टी हैं, तो हम वायु तत्व से तुलना करेंगे। अभी हमने सामान्य रूप से तुलना की है वैक्यूम एनर्जी का ये अर्थ करके कि संपूर्ण वैक्यूम को अर्थात स्पेस को भरे हुए है वो ये वायु है। और जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं, जो डार्क एनर्जी गैलेक्सियों को दूर दूर भगा रही है, ब्रह्मांड को फैला रही, विस्फोट किया, वह तो कोई डार्क एनर्जी नहीं है ब्रह्मांड में, न ऐसा कभी होता है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी अवश्य है जिसको हमने इस ग्रंथ में वैदिक डार्क एनर्जी का असुर पदार्थ, वैदिक भाषा में असुर ऊर्जा, वह भी वायु का ही भाग है, वह भी वायु तत्व का ही अंग है। तो स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है उसी समय अधिभूत में का विद्युत तत्रादि दैवतम अर्थात जो फील्ड रश्मियां होती हैं वे उसी समय उत्पन्न होती हैं, वह भी वायु का ही रूप है। अथवा कहें कि उस वायु से उत्पन्न है। वायु कैसे बनती है? आकाश तत्व के संपीड़न से। जब आकाश सूक्ष्म रश्मियों को संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है, तो फिर वायु तत्व उत्पन्न होता है, बड़ी रश्मियां उत्पन्न होती हैं, बड़ी रश्मियों का मिश्रण उत्पन्न होता है। अब यह वायु तत्व महर्षि भृगु जी महाराज की दृष्टि में उठता हुआ सा उत्पन्न हुआ। इसको वो समझा रहे हैं जैसे कोई पानी का घड़ा खाली है, पानी नहीं है, उसमें पानी डालेंगे तो उसमें घड़ा चारों ओर से बंद है, उसमें छेद करके पानी डालेंगे तो आवाज करेगा। खाली घड़ा आवाज नहीं करेगा, जब पानी डालेंगे तो आवाज करेगा। इसी प्रकार से इस वायु रूपी पदार्थ के उत्पन्न होने से पूर्व जो स्पेस पदार्थ बन चुका था, उस समय कोई साउंड वेव्स नहीं थी। पश्चंती अवस्था में थी चंद रश्मियां, लेकिन वैखरी मध्यमा नहीं थी। लेकिन वायु तत्पन्न हुआ तो वह घोष के साथ, ध्वनि के साथ साउंड वेव को उत्पन्न करता हुआ उत्पन्न होता है, ऐसा महर्षि भृगु जी का कहना है। और इससे ऐसा लगता है कि यह वायु तत्व भी सब जगह एक साथ एक रस उत्पन्न नहीं हुआ था। जैसे हमने कहा था कि स्पेस भी एक साथ सब जगह उत्पन्न नहीं होता है, वैसे वायु तत्व भी अर्थात संपूर्ण आकाश में भरी हुई एक सूक्ष्म ऊर्जा, वह एक साथ उत्पन्न नहीं होती। एक साथ उत्पन्न होगी तो शब्द नहीं उत्पन्न होगा, घोष नहीं उत्पन्न होंगे। स्पेस जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही वायु उत्पन्न होती है, और उसके पश्चात वो वायु वेग से बहती हुई संपूर्ण स्पेस को व्याप्त कर लेती है, और स्पेस में ध्वनियां उत्पन्न होने लगती हैं, साउंड वेव। साउंड वेव के भी कई बड़े सूक्ष्म रूप हैं।
जॉन ग्रिविन ने अपनी पुस्तकों में डार्क मैटर के पार्टिकल से साउंड वेव का उत्पन्न होना माना है। बैकग्राउंड रेडिएशन में फ्लक्चुएशन भी साउंड वेव के कारण माना है। अर्थात साउंड वेव बहुत सूक्ष्म स्तर तक है। हमारा मत है कि सभी प्रकार के कण, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, जितने भी क्वांटाज हैं, उन सब से साउंड वेव उत्पन्न हो रही है। उसे हमारे कान नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन साउंड वेव उनमें है। पश्यंती तो है ही, मध्यमा वैखरी भी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड में प्राण और छंद रश्मियों की तीव्रता बढ़ती जाती है, वैसे ही ध्वनि तरंगों की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। यहां आप लोग ये अवश्य ध्यान रखेंगे कि यह वायु एयर नहीं है, बल्कि वैक्यूम एनर्जी से इसकी तुलना अवश्य की जा सकती है। और वह भी जब वैक्यूम एनर्जी का स्वरूप हमारे सामने पूरी तरह आ जाए। आज जब फील्ड की बात करते हैं हम किसी फिजिसिस्ट से, तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि फील्ड है क्या। फील्ड के कारण फोर्स उत्पन्न होता है और फोर्स के कारण फील्ड उत्पन्न होता है। तो कौन पहले है? पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज पार्टिकल ऐसे लाए, इनके बीच में फील्ड है। ये दूर दूर थे, तब क्या यहाँ फील्ड था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फील्ड के कारण आकर्षण हुआ। क्या इनमें पहले से कौन सी इंफॉर्मेशन गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ? उस इंफॉर्मेशन से फील्ड पैदा हुआ, उससे फिर आकर्षण हुआ। ये विचारने की बात है, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। फील्ड से सूक्ष्म कोई पदार्थ होता है, वैक्यूम एनर्जी से सूक्ष्म कोई पदार्थ होता है, इसकी कल्पना वैज्ञानिक नहीं कर सकते। जिस दिन वैज्ञानिकों को छंद और प्राण रश्मियों का ज्ञान होगा, वैदिक फिजिक्स को हमारे इस वेद विज्ञान वालों को गंभीरता से पढ़ेंगे। है कठिन पढ़ना। संस्कृत भाषा में मूल ग्रंथ है, हिंदी में मैंने लिखा और हिंदी भी इसकी कठिन है, विषय नया है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलेगा। तो उन्हें फील्ड के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब एक प्रश्न आता है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने 8वें समुल्लास में लिखा है, सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु। 60 परमाणु से मिले हुए का नाम एक अणु, 2 अणु का नाम एक द्वयणुक जो स्थूल वायु है। अर्थात एक द्वयणुक का नाम वायु है ऋषि दयानंद की दृष्टि में। जो वायु का सबसे छोटा पार्ट है, यूनिट है, उसका नाम ऋषि दयानंद ने द्वयणुक लिखा। और द्वयणुक में 120 परमाणु हैं। परमाणु जिसको काटा नहीं जा सके। 3 द्वयणुक का नाम अग्नि, 4 द्वयणुक का नाम जल, 5 द्वयणुक का नाम पृथ्वी, अथवा 3 द्वयणुक का त्रिश्रेणु और उसका दूना 6 द्वयणुक का पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। इससे हमारे वायु की संगति कैसे होगी, ये प्रश्न है। हमारे मत में महर्षि दयानंद ने जिसे परमाणु कहा, वस्तुतः प्राण मर्द छंद रश्मि का नाम है।
तो ऐसी 60 रश्मियां मिलकर एक अणु बनाती हैं और 2 अणु अर्थात 120 रश्मियां मिलकर एक वायु के अणु को उत्पन्न करती हैं। हम पहले बता चुके हैं कि प्राण और छंद रश्मियां और प्राण और मरद रश्मियां इनका मिथुन रहता है, जिसमें एक पुरुष का कार्य करती है और एक स्त्री का कार्य करती है। तो दोनों का मिथुन, दोनों मिला के 120 ऋषि दयानंद बता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 60 प्राण रश्मियों का एक अणु हो जाए और 60 छंद या मरुद रश्मियों का एक अन्य अणु हो जाए और दोनों मिलकर के एक वायु का अणु बना सकें, वायु के यूनिट बना सकें। या ऐसा हो कि एक अणु में 30 प्राण और 30 मरुद या छंद रश्मियां हो जाए, वैसा ही दूसरा अणु हो, उसमें भी 30 प्राण 30 मरुद छंद रश्मियां, मरुद या छंद रश्मियां हो जाए। वे फिर दोनों मिल करके वायु का अणु बनावे। कुल मिला के 120 रश्मियां एक गुच्छ के रूप में विचरण करती हैं, वो वायु का परमाणु कहलाता है, वायु का अणु कहलाता है। यह ध्यान रहे कि वर्तमान में जो क्वांटा माना जाता है वो इस वायु के अणु से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा न कहे तो बड़ा है। वैसे यह कोई पार्टिकल फॉर्म नहीं है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी वेव भी नहीं है ये वायु, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट्स होती हैं, जिसमें 120 सूक्ष्म रश्मियां एक गुच्छे का रूप धारण करके अथवा कहीं एक छोटा सा क्लाउड जैसा रूप धारण करके सब जगह विचरण करती है। इनमें कोई अवरोध नहीं होता, दीवार के पार आ सकेंगी, धरती के पार जा सकेंगी, किसी के भी पार जा सके, इनमें कोई प्रतिरोध नहीं होगा लगभग। तो ये हुआ वायु, जिसको फिजिक्स वाले छात्र छात्राएं वैक्यूम एनर्जी कह लें, डार्क एनर्जी कह लें, लेकिन कहने से पहले ये जरूर सोच लें कि उनकी वैक्यूम एनर्जी क्या है और डार्क एनर्जी क्या है। अब इस पर विज्ञान काम कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, कब फल मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस परिश्रम में ये वैदिक भौतिकी अवश्य कुछ सहयोग करेगी, जो हमने वायु का रूप बताया। ये संक्षेप से वायु तत्व की चर्चा समाप्त होती है और आज का समय भी लगभग समाप्त होने वाला है। अब हम आगे अगले सप्ताह अग्नि तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। ओम शम।